नमस्कार। कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं राजेश मिश्र। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी दूंगा। एक खुशखबरी भी दूंगा। ये तो आप जानते ही हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना वही दिखाता है जो उसके सामने होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी आईने के सामने सच नहीं आ पाता या बहुत सारी बातें लोगों को आईना क्या दिखा रहा है समझ में नहीं आ पाती। कुछ ऐसी ही बातें इन दिनों कोरोना संक्रमण के साथ भी देखी जा रही है। लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, जैसा कि आप हर रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि भारत सरकार और दुनिया के तमाम देश तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के शोध, तरह तरह के किट के आविष्कार में जुटे हुए हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, चैलेंज बहुत बड़ा है। इसलिए ज़रूरी है जागरूक होना, आगे बढ़कर कोरोना को हराना। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भारत के लिए है, और वो ये है कि भारत के ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसे किट का आविष्कार किया है, ऐसे टेस्ट किट का आविष्कार किया है जो न केवल सटीक है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए, बल्कि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत जल्द पता लगेगा तो इलाज भी बहुत जल्द होगा और कोरोना को हम हरा पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि भारत के वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है, और ये वैज्ञानिक हैं CSIR, कृषि अनुसंधान परिषद के। नाम मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि इस किट का नाम है फेलुदा। हाँ भाई, फेलुदा। जानते हैं फेलुदा कौन है? मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे का एक ऐसा जासूस कैरेक्टर जो हर मुसीबत में सच का पता लगा ही लेता है। ठीक ये वही फेलुदा है। और ये जो टेस्ट है, फेलुदा किट जो है, ये जासूस की तरह पता लगा लेगा कि अमुक व्यक्ति में कोरोना संक्रमित के लक्षण हैं या नहीं हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे से बातचीत करने के लिए CSIR और IGIB के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी आए हैं, और हम उनसे आज ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी से, कि कोरोना वायरस है तो है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे बचाव कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्या इस किट के भारत में आ जाने से हमें कुछ राहत मिलेगी। बहुत सारी बातें समझेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी बात है पहचान की, आदमी की पहचान की हो, बीमारी की पहचान की हो। और ये अगर कोरोना के संदर्भ में बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं कोरोना की पहचान, रंग बदलती हुई दुनिया में इसकी पहचान आखिर कैसे हो? देखिए, कोरोना वायरस जो करता है वो इसको लेके पूरे दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आखिर क्यों? इस कोरोना वायरस के जितने भाई बंधु हैं और वायरस, ये खांसी जुकाम करते हैं। कभी खांसी जुकाम में हमने कभी कष्ट नहीं किया जाके पता करने के लिए हमें कौन से वाले वायरस ने किया है। इसका राइनो वायरस होता है, और तरह के कोरोना वायरस होते हैं, लेकिन उनसे लोग ज़्यादातर मरते नहीं हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस बूढ़े लोगों में काफ़ी हद तक मोर्टेलिटी करता है। कुछ सालों पहले H1N1 सबका नाम सुना था, लेकिन कोरोना वायरस से जो मरने की लोग मर पाते हैं, जो ज़्यादा क्षति पहुंच रही है, वो इन पुराने वायरसेस में नहीं थी। और ये फैलता बिल्कुल साधारण कोल्ड की तरह है। तो जैसे कि एक आदमी जिसको अगर मर्ज हो, अगर वो सिर्फ एक ही आदमी को इन्फेक्ट करे तो अपने आप धीरे धीरे मर्ज ख़त्म होता है या बढ़ता नहीं है। एक आदमी आधे आदमी को इन्फेक्ट करे तो मर्ज ख़त्म हो जाता है। एक आदमी 2 आदमियों को इन्फेक्ट करे तो बढ़ता जाता है जी। तो उस मामले में ये साधारण फ्लू से ज़्यादा तेज़ है। 3 या 4 आदमी को इन्फेक्ट करता है हर एक आदमी जिसको हुआ। और नॉर्मली आप कहेंगे कि 1% नहीं, 1% का 1/10वां हिस्सा, उससे भी कम लोग कभी मरते हैं
किसी और तरह के वायरस में, इस प्रकार के। इसमें अगर आप भारत के नंबर देखेंगे तो आपको 3% मरते नजर आएंगे। अगर आप इटली के नंबर देखेंगे तो 8-9% है। कई लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सब नंबर थोड़े ज़्यादा हैं। असल नंबर 1% के नीचे है, लेकिन तब भी वो नंबर बहुत बड़ा है। तो असल में आपको एक ऐसा वायरस आ गया है जो अगर आपको हो, आप औरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपके खुद को सीवियर होने का रिस्क भी बढ़ गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि जल्दी पता लगा लिया जाए कि किस आदमी को इन्फेक्शन है। अगर ये पता लग जाता है कि किस आदमी को इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले उस आदमी को अलग किया जा सकता है ताकि वो औरों को ना इन्फेक्ट करे, और उसका जल्दी इलाज किया जा सकता है ताकि वो मरणसन ना हो। चीन से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया है। वैसे भी बढ़ती गर्मी में जहां कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती है, तो उम्र दराज लोगों को अवसाद घिरने लगता है। इसी मौसम में कई लोगों को हाइपरटेंशन की समस्याएं भी हो जाती है। इन्फेक्शन, संक्रमण, दहशत, महामारी, खबरों में ये आज प्रमुखता से आ रहा है। पर हम जहाँ तक बात करना चाहते हैं, रंग बदलते हुए कोरोना तो रंग बदल रहा है। अब तो वो वाली बात खत्म हो गई और होने की कगार पर है कि आपका नाक बह रहा है, आपको जुकाम है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो हो सकता है ये कोरोना के सिम्टम्स हों। जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है वो भी कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो कोरोना में ये देखा गया है कि 80% लोगों को शायद बहुत ही हल्के सिम्टम होते हैं या होते ही नहीं है। 20% को तेज सिम्टम होते हैं। उस 20 में से आप मान के चलिए 1/4 और को ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो आपका सवाल ये है कि जो बाकी 80% हैं जिनको बहुत हल्के हल्के सिम्टम हैं, उनका कैसे जांच की जाए। देखिए, इसके 2 ही उपाय हैं। उपाय नंबर 1 है कि हर आदमी की टेस्टिंग वो हो नहीं सकता। उपाय नंबर 2 ये है कि आप जो लोगों का रिस्क ज़्यादा है उनकी टेस्टिंग करें। तो जैसे ताज होटल्स में जो लोग फ्रंट डेस्क पे बैठते थे, उनकी टेस्टिंग होना अनिवार्य है जी। क्योंकि जो आदमी फ्रंट डेस्क पे बैठता है, दिन में 100 लोगों से मिलता है, फॉरेनर आ रहे हैं, तो उसका रिस्क ज़्यादा है। उसे अगर सिम्टम ना भी हो तो भी टेस्टिंग कर पाने का फ़ायदा हो सकता है। फिर होता है कौन सा टेस्ट। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपकी नाक में कुछ घुसाते हैं, निकालते हैं, PCR करते हैं, RT-PCR करते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो खून के बूंद से हो सकते हैं। तो सोचते हुए किस आदमी का क्या रिस्क है, किस आदमी को कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, ये सोचा जाता है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाए। हालांकि नाक बहना, गला खराब होना और बुखार जैसी समस्याएं इस मौसम में तो होती है, लेकिन इनमें से बहुत सी समस्याएं अन्य वायरस की वजह से भी हो सकती है। इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। सर, आप ये मानते हैं कि कोरोना वायरस जो है एक ऐसा वायरस है कि वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज है, और अभी तक सचमुच में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, जागरूकता वाली बात ला दी गई कि भाई अब रोकने का कोई उपाय नहीं है, तो आप अलग ही रहिए, अगले आदमी से टच नहीं कीजिए, बोलिए नहीं। आप एक वैज्ञानिक होने के नाते इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। देखिए, ये बहुत टाइम से मेरे ख्याल से दुनिया में सबको पता है कि अगली महामारी जो होगी वो किसी वायरस की ही होगी। अगर आप सोचें HIV के ज़माने से 1980 में जब एड्स HIV का बड़ा बोला चल रहा था, सब HIV से घबरा रहे थे। फिर 2000 के आते आते सार्स का पहला वो हुआ था, फिर बीच में मर्स हुआ था, बीच में इबोला का आउटब्रेक हुआ था। वायरस को कंट्रोल करने की दवाइयाँ हमेशा से ही मुश्किल रही हैं। कितने सालों की रिसर्च के बाद HIV का ट्रीटमेंट हुआ। आज तक HIV की कोई वैक्सीन नहीं है। सार्स में मोर्टेलिटी 10% थी, 10%। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, मतलब वायरस की दवा आज तक बनी नहीं है, वायरल की बनी है। नहीं, कुछ वायरसेस की बनी है। जैसे आप हेपेटाइटिस C को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है जी। एड्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आज की तारीख में किसी आदमी को एड्स HIV हो जाए तो उसकी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जाती है, वो दवाइयाँ खाता रहे। लेकिन वायरसेस में भी DNA वायरस होते हैं, RNA वायरस होते हैं।
डीएनए वायरस थोड़े ज़्यादा आसान होते हैं, आरएनए वायरस थोड़े मुश्किल होते हैं। आरएनए वायरसेस में भी अगर आप देखेंगे डेंगू की आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने कभी कोशिश नहीं की। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसको हम दशकों से ढूंढ रहे हैं इसका, लेकिन शायद आज तक कभी पूरी दुनिया ने एकजुट होके किसी एक वायरस के ऊपर इतना आतंक नहीं मचा और इतनी रिसर्च की कोशिश नहीं की जितना कोरोना वायरस ने की। क्यों? क्योंकि पहली बार अमीर देश हो या गरीब देश हो, सब प्रकोपित हैं। दुनिया प्रकोपित है। हम डेंगू देखें तो अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, ऐसी जगहों पे, अमेरिका में, यूरोप में तो डेंगू नहीं है। HIV भी जब हुआ तो कुछ किस्म के लोगों को जो IV ड्रग अब्यूज़ कर रहे थे, ब्लड का था। साधारण आदमी को साधारण ज़िंदगी जीते हुए HIV होने का खास रिस्क नहीं था। और नहीं डेंगू का रहा। उसने कहा मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मुझे HIV नहीं होगा। कोरोना वायरस इबोला के बाद, सार्स के बाद पहला है जिसमें आप क्या करेंगे? अगर आप दूसरे आदमी के बहुत देर पास आ गए तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जी। किस्मत हमारी अच्छी ये है कि इसमें जो मरने की रेट है वो 1% के नीचे इफेक्टिवली। ऑफिशियली तो 3 और 10 के बीच में है, लेकिन मान के चलते हैं 1 के नीचे है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजीज़ है, हमने पता ही नहीं किया। इबोला में 50% होती है, मर्स में 50% होती है। तो घातक नहीं है ये, इतना घातक है कि आदमी डर लग जाए, और इतना नहीं है कि अपने आप मर जाए। कम घातक और ज़्यादा फैलने वाला ऐसी चीज़ है जो पूरे देशों को, कॉन्टिनेंट्स को, किसी भी आदमी की बनाई हुई दीवार को नहीं पहचानता, बस फैले जा रहा है। और हर आदमी इसमें पीड़ित हो सकता है, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, पुलिसमैन हो, हट्टा कट्टा मैराथन दौड़ने वाला हो, सभी को हो सकता है। जागरूक होना इसलिए कि इन दिनों कोरोना वायरस ने दुनिया को हिला रखा है। जी हाँ, कोरोना वायरस। देखिए इसे, इसका नाम कोरोना है। कोरोना यानी कि सूर्य के चारों तरफ की चमकदार सतह। इसका नाम कोरोना इसलिए रखा गया कि इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी सतह कुछ वैसी ही दिखाई देती है जैसा कि सूर्य के चारों तरफ का कोरोना दिखाई देता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संबंध ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने तक में तकलीफ की समस्या हो सकती है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। आमतौर पर डॉक्टर्स इस बात को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप डिफाइन करें, चूँकि आप एक साइंटिस्ट हैं। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या है? लोग सुन रहे हैं वायरस है, बस सारे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, संक्रमण है। तो ये वायरस क्या है, और ये आने वाली संभावनाओं में और कितनी वायरस के फैलने की संभावना हो सकती है? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, मैं उस हंसी को अपने में ले लिया, मैं डॉक्टर अग्रवाल की तरह हंसने का स्टाइल करने लगा, तो दैट इज ए वायरस लाफिंग। ये भी मैं पूछना चाहूँगा जी। सो जीविक और निर्जीव के बीच की जो लाइन है, वायरस उस लाइन पे बैठता है। जीव उसको मानते हैं जो अपने आप बढ़ सके। तो एक सेल होता है आदमी का, उसके अंदर उसका डीएनए होता है, उसके डीएनए की पूरी मशीनरी होती है, वो अपने डीएनए को आगे बढ़ा सकता है, सेल के 2 टुकड़े हो सकते हैं, तो वो सेल जीवित है। एक आप बैक्टीरिया को भी लेते हैं तो बैक्टीरिया भी अपने आप को ग्रो कर, उसे खाना पानी देंगे वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। वायरस जीवित भी है और निर्जीव भी है। उसके अंदर एक आरएनए या डीएनए है, थोड़े से प्रोटीन है, इतने नहीं हैं कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, लड़ सके, वो अपनी कॉपी नहीं बना सकता। इतने प्रोटीन है उसके पास कि वो एक दूसरे सेल के अंदर घुस सकता है। एक बार वो सेल में घुस जाता है तो वो उस सेल के सारे प्रोटीन्स को हाईजैक कर लेता है और उन प्रोटीन्स को लेके वो अपने आप को बनाना शुरू कर देता है। जब वो बन जाता है तो वो सेल को छोड़ता हुआ कभी कभी मार के, कभी कभी बिना मारे निकलना शुरू कर देता है। तो अगर आप अब SARS-CoV-2 जो कि वो वायरस है जो कोविड-19 करता है, वो आपके फेफड़ों में घुसा,
उसका अपना आरएनए है, बाहर थोड़ा सा उसके में जिसको हम लिपिड बोलते हैं, फैट बोलते हैं, वो है, मेम्ब्रेन है, थोड़े से प्रोटीन है। उस प्रोटीन से वो आपके एक प्रोटीन को पकड़ता है। एक बार उसको पकड़ता है तो अपने आप को आपके सेल में इंजेक्ट कर देता है, आपके सेल में घुस के अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है। फिर वो कॉपियाँ उस सेल से निकल जाती हैं और अगले सेल में घुस जाती हैं। धीरे 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 आपके फेफड़ों के सेलों को वो अटैक करता रहता है और बढ़ता रहता है। और क्योंकि उसमें केवल कुछ नहीं है, थोड़ा सा फैट लिपिड है, थोड़ा सा प्रोटीन है, अंदर एक आरएनए है, आप साबुन के पानी में भी अगर घोल देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बस साबुन से हाथ धोइए, कोरोना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, एक थोड़ा सा लिपिड है, वो तो घुल जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर 88% को बुखार, 68% को खांसी और कफ, 38% को थकान, 18% को सांस लेने में तकलीफ, 14% को शरीर और सिर में दर्द, इसके साथ 11% को ठंड लगना और 4% में डायरिया के लक्षण दिखते हैं। भारत में कोरोना के डबलिंग रेट में सुधार हो रहा है। मरीजों की संख्या की तुलना में ठीक होने वालों का अनुपात भी बेहतर देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर है कि CSIR ने कागज की स्ट्रिप के जरिए कोरोना वायरस का टेस्ट करने की एक तकनीक इजाद की है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो इन दिनों है, गर्मी भी 37, 40, 42 डिग्री के तापमान पर चल रही है। इन दिनों हाइपरटेंशन है देखे जा रहे हैं मरीजों में, अवसाद है, डिप्रेशन वाली बात जिसको आप कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारे फीवर है, वायरल फीवर हो रहे हैं। तो और इसी तीनों चीज़ के बीच में कोरोना भी है। तो ऐसे मरीजों के लिए आपका कोई विशेष मैसेज? देखिए, ये देखा गया कि जो लोग बूढ़े हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको किडनी डिजीज़ है, जिनको कैंसर है, ऐसे लोगों को जब कोरोना होता है तो उनके लिए ज़्यादा सीवियर डिजीज़, वेंटिलेटर पे पहुंच जाना, मरणासन हो जाना या कि मर जाना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं। अगर आपको पता हो कि कोरोना होगा और बिना कुछ किए चला जाएगा, तो ना आपको फ़र्क पड़ता है ना मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 3 दिन बुखार तेज़ होगा, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हम बिल्कुल अस्पताल में वेंटिलेटर पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये जो कैटेगरी है लोगों की, इन लोगों को सीवियर डिजीज़ होने की, ताकि वेंटिलेटर तक का नौबत आने की, मरने तक की, इनका रिस्क ज़्यादा है। सिर्फ डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। डिजीज़ तो बच्चों को भी हो जाता है। इनफैक्ट जब बच्चों की सीरोलॉजी की गई तो देखा कई छोटे बच्चों को था, उन्हें पता भी नहीं लगा, ना माँ बाप को पता लगा, ना बच्चे। कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। लेकिन डॉक्टर्स के पास कब जाए? हमें फीवर हो रहा है, हमें रात में बॉडी में पेन है, पैरासीटामोल ले लिए। अगर पैरासीटामोल लोग नहीं जानते हैं, उनके घर पर नहीं है, तो फीवर आ जाएगा उनको। इसका बिल्कुल सही जवाब मैं इस वक्त कहूँगा कि ये है कि सबसे पहले आप अपने आरोग्य सेतु ऐप को ऑन करेंगे जी। क्योंकि ये सोचिए कि अगर हर आदमी हर बुखार पे डॉक्टरों के पास जाना शुरू हो गया, लॉकडाउन वैसे चल रहा होगा क्या, फिर आपका एक्सपोजर बढ़ता है अननेसेसरली, वहाँ 4 बीमार और बैठे होंगे। तो आपको सबसे पहले तभी जाना चाहिए जब लगे कि आपको कोरोना का रिस्क हाई है। अब आपको तो पता नहीं, और डॉक्टर आपको ऐसे बता नहीं पाएगा। अगर आप डॉक्टर से ही मिलने जाएंगे तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक ही कमरे के अंदर। तो पहले आप अपना ऐप ऑन कीजिए, आरोग्य सेतु। वो आपसे सवाल पूछेगा, आप सवालों को भरिए। डॉक्टर साहब, आरोग्य सेतु के बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। समय हो चला है ब्रेक का। दोस्तों, समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे उस अनुसंधान के बारे में, उस रिसर्च के बारे में जो भारत को एक मजबूत दिशा देगा, एक मजबूत शक्ति प्रदान करेगा। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। किसान प्रश्न मंच, रविवार शाम 6 बजे।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण क्या है, कितना ज़्यादा खतरा है, कितना ज़्यादा चैलेंजेस है, इस बात को हम जानेंगे। साथ ही अब इस बात को भी जानेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप है तो है क्या, इससे हर लोग किस तरीके से अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रख सकते हैं, और अनुसंधान परिषद ने यानी CSIR ने जिस किट का इस्तेमाल, जिस किट का प्रयोग किया है उन दो वैज्ञानिकों ने, उसके बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप बतला रहे थे ब्रेक से पहले आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जी दर्शकों को बतलाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि आरोग्य सेतु का मुख्य काम ये है, घर बैठे बैठे बिना डॉक्टरों की क्लिनिक में जाएं, पता लगा लेना कि आपका रिस्क क्या है और क्या आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है, और अगर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है तो आपको कहाँ जाना है। तो आरोग्य सेतु आपसे बड़े कुछ साधारण से सवाल पूछता है, बुखार है या नहीं है, छाती में टाइटनेस है या नहीं है, आपको सांस चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही। तो ऐसे कई सवालों के जवाब लेता है और वो डिटरमिन करता है कि क्या आपको बिल्कुल साधारण सा कोई फ्लू टाइप है या आपको कोरोना वायरस से आप संक्रमित होने की आपकी चांस है। फिर वो आपको एडवाइस देता है। तो इसमें आपको पता होगा, एक है आरोग्य सेतु मित्र। तो आरोग्य सेतु से अगर आप आरोग्य सेतु मित्र में जाते हैं तो आपको फ्री टेली कंसल्टेशन मिलती है। आरोग्य सेतु अलग है, आरोग्य सेतु मित्र अलग है। बिल्कुल। आरोग्य सेतु सरकार का है। आरोग्य सेतु मित्र में सरकार के जो मित्र हैं, प्राइवेट कंपनीज, जो अपने पैसे पे आपको फ्री कंसल्टेशन जनता साधारण को देने को तैयार हैं, वो लोग आरोग्य सेतु मित्र में हैं। तो अभी टेक महिंद्रा, टाटा ने फॉर एग्जांपल अपना बनाया है वहाँ पे। धीरे धीरे और कंपनियाँ जुड़नी शुरू हो जाएंगी। तो सिंपल ऐप, बस बटन दबाइए, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है। ज़रूरत पड़ेगी तो आप आरोग्य सेतु मित्र में पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको सरकार की ई-संजीवनी, वहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर के मतलब फ्री कंसल्टेशंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद निर्धारित होगा कि आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। CSIR ने फेलुदा के उत्पादन और विकास के लिए टाटा सन्स के साथ MOU साइन किया है। गौरतलब है कि मई के अंतिम सप्ताह में इससे टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकतर लोग कोरोना संक्रमण को लेकर भ्रमित हैं। वो नहीं जानते कि कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में आरोग्य सेतु ऐप आपके स्वास्थ्य, भौगोलिक, यात्रा संबंधी जानकारी के आधार पर आपको बताता है कि आप कोरोना संदिग्ध हैं या नहीं हैं। साथ ही ये भी बताता है कि आप पर कितना खतरा है और आपको क्या कदम उठाने चाहिए। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले दिनों खबरों में भी ये बात देखी गई कि टेस्ट हुआ और साहब वो नेगेटिव आया, फिर बाद में टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। तो क्या टेस्ट में कमी है, डॉक्टर्स में कमी है, या समझने में कमी है? ये टेढ़ा सवाल है, लेकिन पहली चीज़ ये, कोई भी टेस्ट कभी 100% नहीं होता। और एक टेस्ट क्यों फेल करता है? टेस्ट इसलिए फेल कर सकता है कि उस आदमी को जिस वक्त वो गया था तब तक वो वायरस सफिशिएंट मात्रा में था ही नहीं, बहुत हल्का सा था। नंबर 2, वायरस था लेकिन जो सैंपल लिया गया, सैंपल ने उस जगह को नहीं छुआ जहाँ पे वायरस था। कोई देख तो हम सकते नहीं उसे, बस जहाँ घुसाना है घुसा के देख लेते हैं, नॉर्मली निकल आता है। बाई चांस वायरस बहुत हल्का हो, अभी तक आपके गले तक पहुँचा और हमने सैंपल आपकी नाक से लिया हो। कोशिश करती है कि यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, कभी कोई सैंपल लेगा तो नज़र आ जाएगा इतने सारे लोगों का टेस्ट, इतने सारे लोगों का। बहुत सारी समस्याएं हैं। तीसरा है कि सैंपल ठीक था, वायरस आ गया था, टेस्ट फेल कर गया। टेस्ट फेल करने की वजह मशीन में हो सकती है, किट में हो सकती है, किट और मशीन को चलाने वाले में हो सकती है, जी। और कभी कभी सिर्फ किस्मत में हो सकती है। किट की बात पर याद आया कि आपके संस्थान CSIR और जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी अनुसंधान परिषद ने भी एक किट का प्रयोग किया है, उसका आविष्कार किया है, और शायद कई पेशेंट्स पर उसको परीक्षण भी उसका हुआ है। आप इस किट के बारे में बतलाएं कि ये किट क्या है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये अभी एक टेक्नोलॉजी है।
टेक्नोलॉजी और किट में क्या फ़र्क होता है? जब तक आपके लैब में आपने टेस्ट करके दिखाया वो काम करती है, वो टेक्नोलॉजी है। जिस दिन वो एक डब्बे में बंद होके पूरे इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शन के साथ मार्केट में आ गई, अच्छा, वो किट होती है। अच्छा, तो किट वो उस दिन बनेगी जब कोई उसको मार्केट में लेके आएगा। और ये मुझे आपको बताने में खुशी है कि ये ऑलरेडी आज बात हो चुकी है। तो किट फॉर्मेट को खैर अभी छोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है? मैंने आपसे कहा टेस्ट होने में मशीन फेल कर गई। मशीन फेल कर ये मशीन क्या थी? कई लोग हमारे टेस्ट को बोलते हैं, हमारे वाले नहीं, जो जनरल टेस्ट है उसको बोलते हैं RT-PCR। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं QRT-PCR, ये दोनों करेक्ट हैं। RT के अंग्रेज़ी में 2 एक्सपेंशन होते हैं, एक का नाम है रियल टाइम, एक का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आखिरी पार्ट है PCR। मैं PCR से शुरुआत करता हूँ फिर उल्टा जाता हूँ। PCR किसी भी DNA के टुकड़े में आपको जो सीक्वेंस चाहिए उसको ढूंढ के उसके कई सारे कॉपीज़ बनाता है। लेकिन ये वायरस तो RNA वायरस है, तो आपको पहले RNA को DNA में बदलना पड़ेगा। वो स्टेप होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA को DNA में बदलना, RT-PCR। लेकिन PCR में वो आपकी सीक्वेंस तो बढ़ गई, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा कि वो सीक्वेंस आई या नहीं आई। आप देख तो सकते नहीं DNA को, वो फ्लोरेसेंस के नज़रिए से होता है। उसको या Q बोलते हैं क्वांटिटेटिव, या रियल टाइम बोलते हैं RT। तो RT-PCR या RT-RT-PCR या QRT-PCR सब एक ही शब्द हैं। अंत में आपके जो DNA का जो PCR हो रहा है उसको एक फ्लोरेसेंस वाली बड़ी सेंसिटिव मशीन में देखने को टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। ये मशीन 15-20 लाख की होती हैं। तो अगर आप सिर्फ इन मशीनों पे टेस्ट कर पाएंगे तो आप, जो आपने थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल पूछा था, जिस नागरिक को कोई खास प्रॉब्लम हो ही नहीं रही लेकिन आपको टेस्टिंग करनी है क्योंकि वो 5 लोगों को और फैला देगा, सबके टेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको किसी वक्त इस मशीन का पल्लू छोड़ के और साधारण तरीके से यही टेस्ट कर पाना होगा। इस कठिन समस्या का समाधान है फेलुदा। फेलुदा बंगाली फेलुदा। अच्छा, फेलुदा, इस किट का नाम है फेलुदा। तो फेलुदा में क्या फ़र्क है? फेलुदा में पहला स्टेप वही होगा जो बाकी होता है, RNA का DNA बनेगा, DNA का छोटा मोटा PCR होगा। लेकिन इस PCR को पकड़ने के लिए और देखने के लिए आपको रियल टाइम PCR मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। ये आप टेस्ट ट्यूब में करेंगे और एक क्रिस्पर नाम का एक प्रोटीन होता है जो बिल्कुल सधी हुई DNA सीक्वेंस को पकड़ के काटता है। हमें काटने से इस बार मतलब नहीं है। हम लोगों ने ये बनाया था सिकल सेल डिजीज़ के लिए एक नया क्रिस्पर, मतलब हमारा मतलब है डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर शौविक मैती ने। ये बिल्कुल सिकल सेल डिजीज़ के उस DNA सीक्वेंस को पकड़ के काट देता है और फिर ठीक कर देता है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस का आया तो इन दोनों को दिमाग में आया कि हम सिर्फ पहले पकड़ने वाले काम पे करते हैं। अगर ये कोरोना वायरस के सीक्वेंस को पकड़ ले तो PCR में से जिस सीक्वेंस को ये पकड़ेगा उसका मतलब उस आदमी का टेस्ट पॉजिटिव है। फिर आगे डॉक्टर शौविक मैती एक केमिस्ट हैं, उन्होंने कागज़ के स्ट्रिप पे ऐसी केमिस्ट्री बनाई कि अगर मेरा क्रिस्पर उस PCR के सीक्वेंस को पकड़ के बाइंड कर ले तो मेरी केमिस्ट्री एक लाइन बना देगी स्ट्रिप के ऊपर। किस कलर की? बिल्कुल काले से रंग की, जैसे आपका कागज़ का टुकड़ा होता है, एक काले से रंग की स्ट्रिप बन जाएगी, प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी। और अगर वो स्ट्रिप बन के आ गई, इसका मतलब आदमी के कोरोना वायरस पॉजिटिव था। वैश्विक महामारी ने जब से विश्व के कई देशों में पैर पसारे हैं, तभी से इसे लेकर तमाम तरह के शोध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के देवज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर शौविक मैती ने फेलुदा किट पर लंबे समय तक काम किया। तमाम शोधों के बाद निष्कर्ष निकला कि ये किट न केवल कम समय में संक्रमण का पता लगा सकता है, बल्कि इसका उपयोग तेजी से फैल रही कोविड-19 महामारी को रोकने में भी किया जा सकता है। बता दें कि ये टेस्ट पूरी तरह स्वदेशी है। इसकी हर स्ट्रिप पर एक कंट्रोल लाइन और दूसरी टेस्ट लाइन होगी। ओरल स्वेब के पट्टी के संपर्क में आते ही
यदि कंट्रोल लाइन रंग बदल देती है तो इसका मतलब है कि पट्टी ठीक से काम कर रही है और मरीज स्वस्थ है, उसे कोरोना का खतरा नहीं है। लेकिन यदि टेस्ट लाइन का रंग बदल जाता है तो इसका अर्थ है मरीज कोरोना पॉजिटिव है। इस बात को हम और भी जारी रखेंगे, पर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये किट फिलहाल हमारे पास डेमो के लिए नहीं है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में ये किट है, एक परखनरी टाइप का कुछ होगा, हाँ, उसमें जिस तरीके से प्रेगनेंसी आप टेस्ट करते हैं इसी तरीके से टेस्ट किया जाएगा। अगर किसी को पॉजिटिव है तो उसमें एक कलर रेड कलर या ब्लैक कलर, अभी आप जैसा बोल रहे हैं ब्लैक कलर आएगा, और पॉजिटिव नहीं है तो वो कलर आएगा ही नहीं, प्लेन। हम इस तरह समझ जाएंगे जैसे प्रेगनेंसी करते हैं। लाइक ब्लड प्रेशर हमने देखा, ब्लड प्रेशर। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, उतना सिंपल नहीं है जितना प्रेगनेंसी में कि आप पेशाब की एक बूंद डालिए उसके ऊपर और एक बैंड आ जाएगा। हमारे यहाँ हमारा ये जो स्ट्रिप है ये सिर्फ उस बड़ी मशीन की जगह को ख़त्म करता है। पेशेंट का सैंपल लिया जाएगा, उस सैंपल का टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनए निकाला जाएगा, उस आरएनए को डीएनए, वो सब टेस्ट ट्यूब वाला काम है। मतलब आपको आधा घंटा लग जाएगा वो सब करने में। उस आधा घंटा करने के बाद आप एक सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन में अपना स्ट्रिप डालेंगे और फिर देखेंगे बैंड आया नहीं आया। तो जो अंत का जो 2 घंटे का काम हुआ करता था रियल टाइम पीसीआर मशीन में चलाने का, वो चला जाएगा। लेकिन पहले का आधा घंटे का काम तो अभी भी मालूम था। मतलब ये नहीं है कि आदमी घर पे बैठा हुआ फेलूदा लेगा और कुछ बस मुंह में डाल लेगा या कुछ कर देगा तो बैंड आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी भी सैंपल दिया जाएगा, लेकिन सैंपल को टेस्ट करने वाली जो लैब है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाए या किसी बड़ी जटिल लैब में जाए। आपके घर के पास में जो नॉर्मल पैथ लैब है, मोहल्ला क्लिनिक में भी आ सकता है। मोहल्ला क्लिनिक भी कर सकती है। मोहल्ला क्लिनिक अभी रखती नहीं है सब कुछ, लेकिन चाहे तो मोहल्ला क्लिनिक भी कर सकती है। तो ये जो पैथ लैब वाला जो काम है, नॉर्मल पैथ लैब इसको कर सकती है। इसका टाइम जो है, जैसे हम बाहर पैथ लैब में करवाते हैं तो 8 घंटे या 18 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद है आप बताएं? और इस नॉर्मल पीसीआर होता तो 3-4 घंटे का है। जो कई दिन लगते हैं वो इससे लगते हैं कि पहले एक आदमी जाता है, सैंपल कलेक्ट करता है, लाता है, लाइन में लगता है, मिला करके लगते हैं। हाँ, और ये स्ट्रिप अपने आप में उन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देगी ये, लेकिन लाइन इससे लगती है आप सारी चीज़ों को एक जगह लाते हैं। अगर आप उसी टेस्ट को 20 जगह कर पाएँ तो लाइन क्यों लगेगी? तो फेलूदा का जो सही मकसद है, अगर सफल हुआ, और हमेशा एक अगर लगाना चाहिए, अभी तक ये कोई मार्केट में फैला हुआ किट नहीं है। अभी ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी ने परखा है, देखने में ठीक पाया है, सोचा है कि वो इसको बड़े स्केल पे आगे ले जाएंगे। हमें 100 किट के पीसेस दीजिए टेस्टिंग के लिए। आप मानते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रधानमंत्री तक पहुंचना ही चाहिए, और शायद पहुंचा भी होगा। CSIR ने किया है, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। हाँ, मेरे ख्याल से इस कोरोना वायरस के वक्त में ये कई उपलब्धियों में से एक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि इस देश की ये कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है या ऐसा कुछ है। तरह तरह के वैज्ञानिकों ने जो वो कर सकते थे, जिस तरीके से फ़र्क कर सकते थे, उपलब्धियाँ की हैं। आप अंत में देखेंगे तो ये टेस्ट सिर्फ यही बता पाएगा ना कि आप आदमी को संक्रमण है या नहीं है। आदमी को ठीक तो नहीं कर सकता। फेलूदा एक कागज वेस्ट टेस्ट होगा जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इस टेस्ट में 30 मिनट में कागज का रंग बदल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। आप लोग कब से इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितने साल हो गए तकरीबन? देखिए, इस क्रिस्पर को बनाए हुए तो हमें लगभग 2 साल, हमने सिकल सेल मिशन में ये काम शुरुआत की थी जी। CSIR ने प्रधानमंत्री के कहने पे ये कहा था कि सिकल सेल डिजीज़ जो कि बहुत लोगों को, ट्राइबल्स को तंग करता है, हम इसकी फील्ड में डायग्नोसिस करेंगे। ये टेस्ट बना उसके लिए था। अच्छा। 50 लोगों की टेस्टिंग की, 50 में से 50 बिल्कुल सही टेस्ट हुए कागज़ के स्ट्रिप पे। और क्योंकि आदमी का तो DNA होता है तो RNA DNA भी नहीं बनाना पड़ता, वहीं पे टेस्ट करके दिखा दिया गया ये काम करता है। 2 साल लगे इस काम को करने में, लेकिन ये आखिरी काम करने में कि सिकल सेल डिजीज़ से कोरोना वायरस लाने में 2-2.5 महीने दिन रात काम करके, जो हमारे वैज्ञानिक ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों के जो स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं, दिन रात काम करके उन लोगों ने इसको बनाया। गौरतलब है कि अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए qPCR मशीन का ही उपयोग किया जा रहा है, जो महंगी होने के साथ रिपोर्ट देने में भी ज्यादा समय लगाती है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि
अगर कोरोना मरीज की पहचान जल्दी हो जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। इन लोगों ने जब इस प्रोजेक्ट को आपके पास फाइल के रूप में लाया होगा, एज ए डायरेक्टर आपने उसका नाम देखा फेलुदा, तो आपके दिमाग में आपने ऑब्जेक्शन किया कि भाई लोग तो नहीं समझ पाएंगे फेलुदा क्या है। सत्यजीत रे की कहानियाँ मैंने भी पढ़ी हुई हैं, तो मैं जानता था कि फेलुदा कौन है। ही इज बंगाली, ये साइंटिस्ट जो आप दोनों साइंटिस्ट बंगाली हैं। और मैंने भी सत्यजीत रे, मतलब सत्यजीत रे तो हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, तो कहानी मैंने भी पढ़ी थी, तो मैं जानता था। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। ऐसा ही एक टेस्ट 2-3 साल पहले हार्वर्ड ने बनाया था। जी। उन्होंने उसका नाम रखा था शर्लॉक। शर्लॉक होम्स, जासूस। तो हमारे साइंटिस्ट का बहुत मन था कि आर्थर कोनन डॉयल के लिखे हुए शर्लॉक होम्स के पीछे अगर टेस्ट हो सकता है जासूसी पे, तो हमारे सत्यजीत रे के फेलुदा के पीछे टेस्ट क्यों नहीं हो सकता। और किस्मत ऐसी बनी कि इस क्रिस्पर जिस बैक्टीरिया के नाम से आता है, उस बैक्टीरिया का पहला लेटर एफ है। तो फ से शुरुआत मिल गई और फेलुदा खो गया। तो ये तो मैंने उनसे कहा था कि मतलब ये आखिरकार ये दिल्ली है, कहीं लोग फेलुदा का फलूदा ना बना दें। गौरतलब है कि बंगाल के जाने माने साहित्यकार और फिल्मकार सत्यजीत रे की कीर्तियों के प्रसिद्ध कैरेक्टर फेलुदा के जासूसी कारनामे दुनिया भर में विख्यात है। ये टेस्ट फेलुदा की तरह ही चुपचाप और बहुत तेजी से काम करेगा। लेकिन आप कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, जो आप लोगों ने जो ये काम किया है कि कोरोना से लड़ने के लिए, ये कितना कारगर होगा? क्या उम्मीद है उन साइंटिस्टों के बीच आपकी? उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं भूलता जो जीता वो सिकंदर। सो जो टेस्ट अंत में मार्केट में पहुंच के लोगों का काम दे, नंबरों में, लाखों में, अगर ये हमारा टेस्ट इस बैटल में लाखों की तादाद में नहीं बन पाया, तो फिर इस बार तो नहीं काम आया, अगली बार काम आएगा। और कोई कोरोना वायरस कहीं जा भी नहीं रहा, ये रहेगा अभी आदमियों के साथ काफ़ी वक्त तक। आदमियों के साथ रहेगा ये, मतलब हवा में भी रहेगा? ये आदमियों के अंदर रहेगा और बीच बीच में हवा में आ जाया करेगा। मतलब ये माना जा सकता है कि हवा से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। सीधे ऐसा नहीं है कि ये वायरस हवा में अपने आप होता है। जब आदमी खांसता है तो खांसी में बोलता है, सिर्फ बोलना भी काफ़ी है। बोलना, खांसना, छोटे छोटे आपके मुंह से निकलते हैं, जिसको इंग्लिश में फोमाइट बोलते हैं। ये सोचिए छोटे ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट जिनको आप देख भी नहीं सकते, ये हवा में आगे फैल जाते हैं। थूक समझ लिए, थूक के बहुत ही छोटे छोटे दाने, बहुत ही छोटे छोटे दाने, उनमें वायरस बैठा हुआ है। हवा में जो हम बात करते हैं वायरस है, वो यही छोटे छोटे दाने की बात है। वायरस अपने आप हवा में नहीं तैर सकता। वायरस का आरएनए पाया जाता है, लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, हवा को सक कर लेते हैं, जूतों के नीचे देख लेते हैं, बट वो वायरस का आरएनए है। लेकिन डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल जो है वो तो डेफिनेटली, जो जिस स्थिति को देखा जा रहा है, हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। मास्क लगाना जीवन में नेसेसरी हो जाएगा, ग्लव्स पहनना नेसेसरी हो जाएगा। शादी ब्याह में लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त को आप? बिल्कुल वैसे ही देख रहा हूँ जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कुछ मैंने बोला ये सब टीबी के लिए भी सही था। टीबी भी खांसने से फैलता है, टीबी भी हवा में, आप किसी टीबी वाले आदमी ने एक कमरे में खांसी की, थोड़ी देर बाद गलती से आप आए, आपको हो सकता है। तो हम टीबी से उतना क्यों कभी नहीं डरे? और जितने लोग टीबी से मरते हैं वो कोरोना वायरस से ज़्यादा हैं। टीबी से ज़्यादा हिंदुस्तान में लोग मरते हैं, लेकिन कोरोना वायरस में शायद मरेंगे। टीबी से ज़्यादा मर रहे हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सालों में तो टीबी में लाखों लोग मर चुके हैं। हर कुछ मिनटों में आदमी मर रहा है टीबी से। लेकिन टीबी से कभी हमें इतना डर नहीं लगा, दुनिया को इतना डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर अमीर लोगों को नहीं होता। आपको पता है कि अगर आप अच्छा खाते पीते हैं, बढ़िया मतलब रहते हैं, अगर आपके पास अच्छे एसी वगैरह वाले जगहें हैं, थोड़ा डिस्टेंस है, आपका टीबी का रिस्क काफ़ी कम है। अमेरिका जाएं तो रिस्क है ही नहीं, एक तरह से देखा जाए ज़ीरो तो नहीं होता कहीं भी, वहाँ भी टीबी होता है, बहुत कम है। लेकिन ये कोरोना वायरस इस बात की इज्जत नहीं कर रहा
कि आप खाते पीते करके हैं या कहीं के हैं, ये हर एक को हो रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा जो लोग ज़्यादा बाहर घूमते थे उनको सबसे पहले हुआ। जी। तो ये वायरस ने पहले अपर क्लास में आया, उसके बाद ये सोसाइटी की लोअर क्लास में जा रहा है, इसलिए हाहाकार थोड़ा ज़्यादा मच गया। आकार मच गया। अगर उल्टा हुआ होता कि पहले उनको हुआ होता और ऊपर क्लास को नहीं हो रहा होता, है उनके लिए जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, जो अनपढ़ हैं, ये हर आदमी को हो सकता है, कोई इससे बचा नहीं हुआ। जिस तरह किसान ज़िंदगी जीते हैं खुले में, उनका रिस्क अपने आप कम है। जी। जो लोग बंद एसी कमरों में रहते हैं उनका रिस्क अपने आप ज़्यादा है। अगर आप भारत की, जिसको आप पुरानी सोच वाली ज़िंदगी बोलेंगे, तो वैसे ही आपका रिस्क कम है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप मैसेज दीजिए, ग्रामीण किसानों को मैसेज दीजिए, लोगों को मैसेज दीजिए, कितना डिस्टेंस रखें, किस तरीके से खान पान करें और अपनी उम्र को कैसे आगे ले। मैं अपने ग्रामीण भाइयों से ये कहूँगा कि सबसे पहले कि जो ज़िंदगी आप जीते हैं खुले में, लोगों के बीच में थोड़ा दूर रखते हुए, वैसे भी आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। तो चिंता किसको करनी है? जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो घर में किसी कमरे में हैं, अगर आप किसी के बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं, ऐसी चिंता में थोड़ा सा चिंता करने की बात होती है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक, बहुत करीब ना आइए, कहीं खांसते वक्त, कहीं मतलब मुंह पोंछते वक्त, नाक साफ करते वक्त हाथ एकदम धोइए, और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा मतलब 2 गज की जो दूरी है बना के रखिए। तो 2 गज की दूरी में रिस्क कम हो जाता है। और यदि आप कभी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, किसी बंद जगह पे जा रहे हैं, तो मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, इस बीमारी की असली काट दवाइयों में नहीं है, इसको ना होने में है। और ना होने में थोड़ी दूरी, बहुत ज़्यादा नहीं, दिल की कोई दूरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क, और बिल्कुल अपना खान पान बाहर की हवा में घूमिए, कोई फर्क नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके वैज्ञानिक ने जो फेलुदा का आविष्कार किया है यह ब्रह्मास्त्र साबित हो, कोरोना को मार कर गिराए। दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौती है। हमें अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, हमें अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, दूरियां बनाकर रखनी होगी, मास्क पहनना होगा, बहुत कुछ समय बतला देगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को लेकर अगले सप्ताह। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।